तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। आशा करता हूँ आप सब अपने परिवार के साथ में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर शीत युद्ध के दौर को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हमने अभी तक इसको अपने एक टॉपिक जिसका नाम है क्यूबा मिसाइल संकट, यहाँ तक इसको समझ लिया था। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद में अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है नाटो। अभी तक की स्थिति में जितना आपने समझा है उसने में आपको समझ में आ चुका होगा कि अमेरिका और सोवियत संघ जो एक पहले देश हुआ करता था, अब फिलहाल में वो प्रासंगिक नहीं है, उसका विघटन हो चुका है। उनके बीच में शीत युद्ध की अवस्था थी। शीत युद्ध क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँ तो शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं है। इसके दौरान में दो देश जो कि अमेरिका और सोवियत संघ हुआ करते थे, उनके बीच में होड़ मची हुई थी दुनिया की महाशक्ति बनने की, अपनी विचारधारा को आगे ले जाने की और अन्य बातों को समझने की। हमें इसमें यह भी मानना पड़ेगा कि शीत युद्ध के दौरान दोनों देश आपस में एक दूसरे को पीछे करने के लिए अपनी हदों को पार कर चुके थे। ये हथियारों को एक अलग ही लेवल पे ले जा चुके थे, जिनमें से एक हमारा बहुत फेमस एग्जाम्पल न्यूक्लियर है। परमाणु हथियारों को लेकर के ये लोग बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुके थे और दोनों ने ही अत्यधिक रूप से परमाणु बम का जो उत्पादन है वो शुरू कर दिया था। दोनों देश बहुत ज़्यादा ही संख्या में परमाणु बम को बना चुके थे। आज की डेट में मात्र 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, जिनमें से आधे से ज़्यादा हथियार मात्र इन 2 देश यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, इनके पास में है। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हुआ क्या था, जब शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था नाटो। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक एक हमारा महासागर है और एक संधि हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल को 1949 में ये संधि की गई थी। इसका उद्देश्य मात्र एक ही था कि जितने भी देश नाटो के सदस्य होंगे उसके ऊपर अगर कोई हमला करता है तो उसका जवाब ये सभी देश मिल करके देंगे। रशिया यानी कि जो उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, उसने इस नाटो को अपने खिलाफ माना। उसका मानना था कि नाटो एक ऐसा संगठन है जो खासकर सोवियत संघ के विरोध में बनाया गया है। ठीक है, तो सभी सदस्य मिलजुल कर उसका एक दूसरे की मदद करेंगे और अगर इन पर कोई हमला करता है तो उसका जवाब ये सब मिल करके देंगे। ये संगठन बन जाने के पश्चात अमेरिका ने एक संगठन और बनाया जिसका नाम था सीटो। सीटो क्या था? इसकी फुल फॉर्म साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भारत का साउथ ईस्ट एशिया है, सॉरी भारत का नहीं, जो एशिया का साउथ ईस्ट भाग है, उसके लिए संगठन बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जो रशिया के साम्यवादी जो विचारधारा है उसके विस्तार को दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को अलग रखना। मतलब जो इनके बीच में शीत युद्ध के दौरान में विचारधाराओं की जो लड़ाई हो रही थी, उस विचारधारा के दौरान इन देशों के बीच में एक विचारधारा को बढ़ावा देने का शौक चढ़ चुका था। इन देशों के बीच अमेरिका ने ये प्रस्ताव बनाया, सीटों का संगठन बनाया, जिससे वो साम्यवादी विचारधारा जो कि सोवियत संघ की विचारधारा है उससे दक्षिण पूर्व एशिया को बचाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित। ठीक है, इसका जो गठन है, इसका गठन 1954 में कर दिया गया था। ठीक है, अब क्या है, अमेरिका द्वारा एक और संगठन बनाया गया। अमेरिका ने कुल 3 संगठन बनाए। एक का नाम था नाटो, एक का नाम था सीटो और एक का नाम है सेंटो। सेंटो की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसका गठन 1955 में किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सोवियत संघ के मध्य पूर्व से दूर रखना, साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। मतलब जो हमारा सेंटर एशिया को, जो एशिया का हमारा पश्चिमी भाग है और विश्व का जो मध्य है, जो सेंटर है, उसके ऊपर
सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधाराओं का प्रभाव ना पड़ने देना, इसके लिए अमेरिका ने सेंटो बनाया। ठीक है, इतने संगठनों के बनने के बाद में एक संगठन, एक संधि सोवियत संघ द्वारा की गई, जिसको हम वार्सा संधि के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको वार्सा पैक्ट कहते हैं। इसको 1955 में किया गया और इसका उद्देश्य एकमात्र था नाटो के देशों से मुकाबला करना। नाटो का उद्देश्य क्या था कि अगर कोई भी उनके किसी एक भी देश पे हमला करता है तो सभी देश मिल करके उस देश पे हमला करेंगे और अपने साथी की मदद करेंगे। लेकिन सोवियत संघ का मानना उस समय यही था कि जो नाटो है वो उसके खिलाफ बनाया गया है, तो सोवियत संघ ने अपने बचाव के लिए वार्सा संधि की और इस संधि का उद्देश्य यही था कि नाटो के देश से मुकाबला करना है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है शीत युद्ध के दायरे। मतलब हमारा जो शीत युद्ध था उसमें कोई सीधा युद्ध नहीं हुआ, प्रत्यक्ष रूप से कोई युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन शीत युद्ध के कारण अनेकों प्रकार की त्रासदी हुई। शीत युद्ध में सोवियत और अमेरिका आपस में नहीं लड़े, लेकिन इनके खेमे में शामिल देश आपस में युद्ध कर बैठे थे। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए थे। क्यूबा मिसाइल संकट उनमें से एक था, जो कि हम पढ़ चुके हैं। क्यूबा मिसाइल संकट भी शीत युद्ध के दौरान ही हुआ था। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान कोई खूनी लड़ाई नहीं हुई, शीत युद्ध में कोई अमेरिका और सोवियत के बीच में कोई खूनी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन शीत युद्ध के दौरान कुछ लड़ाइयाँ हुई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध का रूप नहीं ले पाई। लेकिन ये मानने वाली बात है कि कितने भी युद्ध हुए, लेकिन ये थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तीसरे विश्व युद्ध को नहीं होने पाया। तीसरा विश्व युद्ध हमारा नहीं स्टार्ट हुआ। ठीक है, दोनों महाशक्तियों कोरिया, बर्लिन, कांगो और कई अन्य जगहों पर सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। कई बार क्या हुआ, जो कोरिया के संकट रहा 1950 और 53 में, जिसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का बंटवारा हो गया था। ठीक है, बर्लिन का संकट जो कि 58 से 62 के दौरान रहा। ठीक है, जिसमें बर्लिन की दीवार को भी खड़ा किया गया, बर्लिन का विभाजन। कांगो का संकट हुआ, ठीक है, जो कि 1960 के दशक में शुरुआत हुई। इस समय दोनों महाशक्ति एक दूसरे से सीधा मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी, लेकिन वो मुठभेड़ हो नहीं पाई। ठीक है, जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमे में बटे देशों के बीच संकट और के अवसर आए, युद्ध भी हुए और इनकी संभावना भी बनी, लेकिन एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़े। जब हम बात करते हैं कि शीत युद्ध के दायरे क्या थे, तो हम इस समय उन चीज़ों की बात करते हैं कि शीत युद्ध के दौरान जो खेमे बन चुके थे, एक पूर्वी खेमा और एक पश्चिमी खेमा, तो उन खेमों में जो देश थे, उन देशों के बीच में किस किस तरह की स्थिति आई, युद्ध हुए, कई बार युद्ध की सिर्फ संभावना बनी, तो इन चीज़ों की हम बात करते हैं। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बच गया। हुआ क्या, कोरिया के अंदर जो हमने 50-53 की बात करी, वियतनाम के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा संकट आए, जिनमें सोवियत संघ और अमेरिका दोनों शामिल थे, लेकिन ये स्थिति परमाणु युद्ध की ओर नहीं गई। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दक्षिणी कोरिया के बीच में मध्यस्थता का भूमिका निभाई। हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का जब बंटवारा हुआ, उस समय जो उनके बीच में विवाद था, उस समय उन्होंने मध्यस्थता करने का प्रयास किया। कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, अब आता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे कहते हैं नाम नॉन अलाइंग मूवमेंट, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन या फिर गुटनिरपेक्षता। ठीक है, गुटनिरपेक्षता क्या है? देखो, हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें हमारा जो विश्व है दो भागों में बंट चुका था, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। लेकिन कुछ भाग ऐसा भी था जो कि इन दोनों से अलग था। ठीक है, विश्व में अब 3 टुकड़े हो चुके थे, एक अमेरिका, एक सोवियत और एक हमारा नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी कि गुटनिरपेक्ष। कुछ देश अमेरिका के साथ थे, कुछ सोवियत के साथ थे, लेकिन कुछ देश जो कि दोनों के साथ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उस समय बहुत सारे देश नए नए आज़ाद हो रहे थे और वह अपनी आज़ादी को किसी महाशक्ति के हाथों में दबा कर रखना नहीं चाहते थे। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्तियों को दुनिया ने
दो खेमों में बांट दिया। ठीक है, ऐसे नौ स्वतंत्र देशों के सामने फिर गुलाम होने का संकट आ गया। अब जो नए नए देश आज़ाद हुए थे, भारत भी 1947 में शीत युद्ध के शुरू होने के कुछ सालों बाद, मात्र 2 साल बाद ही आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो उस समय उन देशों के आगे फिर से गुलाम होने की स्थिति पैदा होने लगी। इस परिस्थिति में कुछ देशों ने खेमों से अलग रहने का फैसला किया। इस अलग रहने के फैसले को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव 1955 के बांडुंग सम्मेलन में पड़ी थी। 1955 में एक सम्मेलन हुआ था बांडुंग, जो कि इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। इसके अंदर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी, बातचीत हो चुकी थी। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता, मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू करने वाले कुछ नेता थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, जिनमें जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत से थे। ठीक है, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो और गमाल अब्दुल नासिर जो कि मिस्र से थे। ठीक है, ये 3 इसमें मुख्य नेता थे। बाद में इनका साथ इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे नक्रुमा ने भी दिया। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता माने गए। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन है, ठीक है, वो पहला सम्मेलन बेलग्रेड के अंदर हुआ था 1961 में, जो कि 25 सदस्यों के साथ हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड बेलारूस के अंदर है। ठीक है, बेलारूस की राजधानी आज के समय में वर्तमान में बेलग्रेड ही है। ठीक है, 14वां सम्मेलन 2006 में हवाना क्यूबा में हुआ। ये क्यूबा वही है जहाँ पे क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। हवाना के अंदर, क्यूबा के अंदर 2006 में 116 सदस्यों के साथ में ये हमारा जो आंदोलन का जो सम्मेलन है हुआ, जो कि 14वां सम्मेलन था। इस सम्मेलन के अंदर 116 सदस्य देश थे। सदस्य देश जो पहले शुरुआत में पहले सम्मेलन में 25 थे, वो बढ़ करके 116 हो चुके थे। और पर्यवेक्षक देश, पर्यवेक्षक का मतलब जो उनके सपोर्ट में थे, वो आंदोलन में शामिल नहीं थे लेकिन उनको सपोर्ट था। ठीक है, वो 15 देश उसमें शामिल थे। ठीक है, अच्छा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू करने वाले देशों में भारत का नाम था। भारत को गुटनिरपेक्ष से क्या लाभ हुए? ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर ले पाया। अगर हम किसी महाशक्ति के साथ जाते तो हमको कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फैसला लेने से पहले महाशक्तियों की राय जानना जरूरी होता, लेकिन जब हम स्वतंत्र थे तो हमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फैसला लेने के लिए हमें अपने हित को देखना था, ना कि किसी महाशक्ति के हित को। ठीक है, ऐसा दोबारा गुलाम होने से बच गया भारत। क्या हुआ? दोबारा गुलाम होने से बच गया। अगर हम किसी महाशक्ति के कहने पर चल रहे हैं तो हमारी आज़ादी का कोई ज़्यादा फायदा थोड़ी है। भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि वह या तो सोवियत के संग में जा सकता है या फिर अमेरिका के संग में। अगर अमेरिका भारत के खिलाफ होता है तो भारत सोवियत की सहायता ले सकता था, और अगर सोवियत भारत के खिलाफ होता तो भारत सीधा अमेरिका की सहायता मांग सकता था। लेकिन अगर हम किसी एक गुट को शुरुआत में ही शामिल हो जाते तो उस गुट के विरोध वाला गुट हमारा दुश्मन करार हो चुका होता। ठीक है, भारत की संप्रभुता बरकरार रही। संप्रभुता आप एक तरीके इज्जत, एक रिस्पेक्ट मान सकते हैं कि भारत का जो पावर है, एक संप्रभुता है, वो बरकरार रही। अगर हम किसी गुलाम है तो हमारी कोई संप्रभुता नहीं रहती। ठीक है, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना। देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरुआत करने के बाद में कई देश ऐसे थे जिनका मानना था कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन करके ठीक नहीं किया। उन्होंने भारत की आलोचना की। उन्होंने कुछ निम्नलिखित तर्क देते हुए कहा कि मानना था कि भारत गुटनिरपेक्ष की नीति के सिद्धांत विहीन है। जो भारत की गुटनिरपेक्ष की जो नीति है वो उसका कोई सिद्धांत नहीं है, वो बिना किसी सिद्धांत के हमने खड़ी कर दी है। ठीक है, भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों को साधने के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। लोगों का मानना क्या था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से कतराता है। भारत नहीं चाहता कि इसको बड़े बड़े फैसलों में आकर के अपने आप को बड़े बड़े फैसलों में लाना पड़े। भारत के व्यवहार स्थिर नहीं है। आलोचक कहते हैं कि 1971 में सोवियत संघ से मित्रता की संधि की, जो गुटनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ है। अगर
आपको पता हो, आप थोड़ी हिस्ट्री की नॉलेज रखते हो, जो कि आप आने वाले समय में पढ़ेंगे भी, पॉलिटिकल के अंदर भी पढ़ेंगे। 1971 में भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में बांग्लादेश संकट को लेकर के, ठीक है। उस समय हमारी सहायता सोवियत संघ द्वारा की गई थी। तो उस सहायता को लेकर लोगों का मानना है कि भारत सोवियत संघ के साथ था, परंतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ढोंग कर रहा था, ठीक है। ठीक है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, देखो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला हुआ था। देखो जो गुटनिरपेक्ष देश में देश हुआ करते थे, जो उस समय गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना रहे थे, वह सारे वह देश थे जो उस समय नए नए आज़ाद हुए थे। नए नए आज़ाद होने के कारण में उनको विकसित होने के लिए समय चाहिए था। विकसित होने से पहले उनको अल्प विकसित का दर्जा मिला हुआ था। भारत भी उस समय एक अल्प विकसित देश था, ठीक है। ये देश गरीब और पिछड़े हुआ थे। क्या हुआ था, ये देशों के पास ज़्यादा पैसा उस टाइम हुआ नहीं करता था। ये देश पिछड़े हुए देश थे। इनके सामने मुख्य चुनौती आर्थिक विकास करना और अपनी जो जनता है उसको गरीबी से बाहर निकालने का था, ठीक है। बिना आर्थिक विकास के इनके सामने फिर से गुलाम हो जाने का खतरा पैदा हो रहा था। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था, और इन पे पैसा ना होने के कारण ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न हो रही थी कि ये देश फिर से किसी न किसी दूसरे देश के, किसी बड़े पैसे वाले देश के गुलाम बन सकते थे। इन देशों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा को जन्म हुआ, ठीक है। एक हमारी नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनी। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन किया गया। उसमें अंकटाड एक नाम की एक सम्मेलन हुआ। उसमें अंकटाड जिसका नाम रखा गया, जिसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट को लेकर के यूनाइटेड नेशन ने एक सम्मेलन किया जिसका नाम अंकटाड रखा गया। अंकटाड में एक रिपोर्ट पारित हुई। इस रिपोर्ट का मानना क्या था कि अल्प विकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा कंट्रोल होगा। वे अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन देशों की पहुंच पश्चिमी देशों की बाजारों तक होनी चाहिए। पश्चिमी देश उस समय विकसित देश हुआ करते थे और इनकी बाजारें विकसित बाजारें थी। तो अल्प विकसित देशों की पहुंच को पश्चिम के देशों तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया यूएनओ ने, ठीक है। पश्चिमी देश से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की लागत कम होगी। उस समय टेक्नोलॉजी अल्प विकसित देशों के पास बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी देश को विकसित बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है, और प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए अल्प विकसित देशों को बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही थी। तो अल्प विकसित देशों के लिए एक प्रावधान लिया गया कि इनको कम लागत पर प्रौद्योगिकी प्राप्त करवाई जाए, ठीक है। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ाई गई। जो एक मैन पावर होती है, जो एक पावर होती है किसी देश की, किसी भी ग्रुप में, कि उसकी कितनी बात को माना जा रहा है और कितना नहीं, उसकी भूमिका को बढ़ाने के लिए यूएनओ ने प्रयास किए, ठीक है। दोस्तों आज हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आने वाली कुछ और वीडियोस के अंदर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर हमारे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो 2023 और 24 का सिलेबस है उसके अंदर इस चैप्टर को शामिल नहीं किया गया है, परंतु ये चैप्टर एक अहम चैप्टर है। आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें या ना करें, लेकिन इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर आपकी प्रथम जो पहली बुक है उसका बेस है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझते हो तो आपको बाकी चैप्टर को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप पहले चैप्टर को अगर छोड़ते हैं तो बाकी चैप्टरों को समझने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को सही से समझा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूँगा। अगर आपको कोई चीज़ ठीक से समझ में ना आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।